हम्म। तो कल हम पिछले लेक्चर्स में हमने स्टैटिक कीवर्ड खत्म कर दिया। हमने पढ़ा स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, कैसे हम किसी स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल, जब भी हम स्टैटिक लगा देते हैं तो वो एक क्लास की प्रॉपर्टी बन जाती है, वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं रहती। हम कैसे किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। वेरिएबल के साथ साथ एक मेथड भी स्टैटिक हो सकता है। और उसके बाद एक स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हमने एक स्टैटिक ब्लॉक देखा था कि स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है। ठीक। आज का जो इम्पोर्टेंट कह लो वो है, कीवर्ड है, वो है हमारा क्या बोलते हैं उसको, शुरू कर रही हूँ, फाइनल कीवर्ड। ठीक। अब अगर तुम मुझे एक चीज बताओ, इस फाइनल कीवर्ड का नाम सुन के ही तुम्हें कैसा सा फील आ रहा है, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि फाइनल का नाम, फाइनल का पर्पस क्या हो सकता है। एक इंट्यूशन होनी चाहिए ना आपको पहले कि हाँ लगता है कि कुछ तो ऐसा ही होने वाला है। आपको क्या लगता है कि फाइनल कीवर्ड का पर्पस क्या होगा, वो किस लिए बनाया गया है। देखो मैं सबसे पहले ये बताती हूँ, आप जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उसका नाम पहले देख लो कि वो क्या कहना चाहता है। अब जैसे स्टैटिक है तो स्टैटिक में थोड़ा समझना है कि जो स्टैटिक का पर्पस है और वर्सेस उसका नेम वो उतना रिलेट नहीं कर रहा। बट कुछ इतने मेजर कीवर्ड ऐसे ही होते हैं जो बनाए इसी वजह से इस तरह से जाते हैं, इस तरह से उनको नेम किया जाता है कि आप उन्हें समझ सको। तो एक बार सोचो कि अगर प्रिंट करने के लिए नहीं, मैंने कहा हम, अब मैं एक आइडिया दे देती हूँ। हम ये जो फाइनल कीवर्ड है ना, ये भी हम किसी वेरिएबल के आगे लगाते हैं, किसी मेथड के आगे भी लगा सकते हैं, हम किसी क्लास के आगे भी लगा सकते हैं, किसी पैरामीटर के आगे भी लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से अगर हमने किसी वेरिएबल के आगे फाइनल लगा दिया तो वो क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, ऐसा क्या होगा उसमें। चेंज ना कर सकते, वेरी गुड आयुष। तो फाइनल कीवर्ड से क्या हो सकता है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वेरी गुड, ये आपने पकड़ लिया। और बस इतना बेसिक यही मतलब होता है कि अगर हमने किसी भी कीवर्ड के आगे फाइनल लगा दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, बेस्ड ऑन डिफरेंट यूज केसेस, ये जो है अगर उसको हम किसी मेथड के आगे लगाते हैं या हम किसी क्लास के आगे लगाते हैं तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर मैंने उसको किसी वेरिएबल के आगे लगा दिया या किसी पैरामीटर के आगे लगा दिया, पैरामीटर हम किस में पास करते हैं, किसी कंस्ट्रक्टर में, या फिर कह लो हम पैरामीटर पास करते हैं अपने मेथड में। ठीक। तो पैरामीटर के आगे लगा दिया या फिर किसी वेरिएबल के आगे लगा दिया तो वो कांस्टेंट बन जाता है। कांस्टेंट क्या होता है, 5 एक कांस्टेंट नंबर है, एक्स एक क्या है, एक्स कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल है, एक्स को कोई भी वैल्यू असाइन की जा सकती है। 5 मतलब 5। तो अगर मैंने किसी भी वेरिएबल के आगे या किसी भी पैरामीटर के आगे फाइनल लगा दिया तो फिर वो कांस्टेंट बन जाएगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो पिछले लेक्चर हमने स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पढ़ा था। स्टैटिक कीवर्ड में सिर्फ और सिर्फ एक मेथड और एक वेरिएबल स्टैटिक हो सकता है। ठीक है। मेथड और वेरिएबल स्टैटिक हम करते हैं। ठीक है। अगर हम फाइनल कीवर्ड की बात करें तो एक मेथड, एक पैरामीटर, आपकी क्लास, आपका वेरिएबल, ये चारों के चारों स्टैटिक हो सकते हैं। अभी हम सिर्फ दो का एग्जांपल देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम किसी पैरामीटर को वो फाइनल करते हैं और कैसे हम किसी वेरिएबल को फाइनल करते हैं। अभी तक भी अगर कुछ समझ नहीं आया है, मैं अच्छे से सब कुछ लाइन से आराम से समझाती हूँ। ठीक। एक ओवरव्यू था, प्रीव्यू था। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये जल्दी खत्म भी हो जाएगा। इसमें ज्यादा आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है जैसे आपको स्टैटिक में लगानी पड़ेगी। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। तो अभी तक अगर कोई भी डाउट है पहले मुझसे पूछ लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टैटिक आज फाइनल आज खत्म हुआ है और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। कोई भी डाउट, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, नहीं है तो मुझे बता दो, ताकि हम जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकें। नो प्रॉब्लम।
नोट्स के लिए वो बता देना बाद में। अच्छा आपको, अच्छा अच्छा ओके ठीक है, एक सेकंड मैं बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ। जो नोट्स होंगे, अभी तक मैंने एक प्लान ये करा था कि नोट्स मैं अपने देती, बट मेरे नोट्स इतने भयंकर हैं कि उसमें मैंने हॉटस्पॉट्स मचा रखी है, अलग अलग चीजों से कर रखा है, ठीक है। एक सेकंड मुझे ये बताना कि तुम मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, दिख रही होगी। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ, ये जो तुम्हारा डिस्कॉर्ड है, इसमें अगर आप सर्वर पे देखोगे तो आपका एक सेक्शन है नॉलेज हब। आपको हर एक सेक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हर सेक्शन क्या आपको ला करके देगा। ये जो नॉलेज हब वाला सेक्शन है, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक रिसोर्सेज सेक्शन और एक कोडिंग क्वेश्चन। कोडिंग क्वेश्चंस में अभी हम आगे, अगर कोई अभी डीएस से पढ़ रहा है, अगर वो अभी लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन एक्सेस कर सकता है, जो अच्छे क्वेश्चन हो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो रोज अपलोड होते हैं 8 क्वेश्चन, ठीक। जो रिसोर्सेज सेक्शन है, इस सेक्शन में जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूंगी या रिकॉर्डिंग्स अपलोड करूंगी, तो आपको वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसका नोटिफिकेशन इधर आ जाएगा रिकॉर्डिंग्स का, ठीक है। ये हो गया आपके रिकॉर्डिंग्स का। अब अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्लास या किसी स्पेसिफिक टॉपिक का कोई भी नोट्स चाहिए, ठीक, तो आप मुझे ये जो जनरल करके कम्युनिटी सेक्शन में जो जनरल सेक्शन है, इधर आकर के मुझे आप मैसेज कर सकते हो कि मैम मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए, आप प्लीज भेज दो। तो मैं आपको यहाँ भेजूंगी अकेडमी इन क्लासेस में, क्लास नोट्स में आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। अभी आपको इतना ही जानने की जरूरत है। और अगर कोई हैकाथॉन है जिसको आपको अटेंड करना है, ये तो मैंने पहले बताया था कि हैकाथॉन वगैरह से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं। जो लेटेस्ट अच्छी हैकाथॉन है, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से, वो भी पुश होते रहते हैं, ठीक है। और बात आती है नोशन की, तो मैं नोशन का लिंक भी क्लास नोट्स में डाल दूंगी ताकि आपको हर चीज एक ही जगह पे मिले, ठीक। नोशन में हमने पहले की जो क्लासेस थे, उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले थे, कुछ कुछ नोट्स वगैरह मैंने डाल दिए थे, ठीक है। तो मैं उसका लिंक भी इधर क्लास नोट्स वाले सेक्शन में डाल दूंगी। क्या सब कुछ एकदम क्लियर है? क्या चीज? ठीक है, चलो। अब हम आते हैं अपने आज के कंटेंट पे, ठीक है। चलो, देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड का जो हमने पहली बात, तो कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि हम उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पढ़ी। अगर हम स्टैटिक कीवर्ड की बात करें, तो हमें ये चीज समझ में आई कि स्टैटिक कीवर्ड हमें किस चीज, किन चीजों में हेल्प कर रहा है। पहली बात तो कि नंबर ऑफ कोड लाइंस जो है, नंबर ऑफ कोड लाइंस, उसको रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है। पहली चीज तो वो ये कर रहा है। दूसरी चीज वो ये कर रहा है कि एक हमें सिस्टेमैटिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर आप कल को, अभी मैं एग्जांपल इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि हमें ये पढ़ाया जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ HTML की, थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉलेज दे देती हूँ। ये तो वैसे बहुत बेसिक चीजें ही पता होगा, भी नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं। HTML में ना अभी एक नई नई चीजें लेटेस्ट आई हैं कि हम सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स करके होते हैं। तो पहले आप कुछ, मैं आपको बता रही हूँ, एक डिव टैग करके होता था जिसके अंदर आप सारी चीजें डिफाइन कर देते थे,
बट अगर आपको नेविगेशन जो ऊपर दिखता है या फुटर होता है, अगर आपको हर चीज डिफाइन करनी है तो आप div का ही यूज करते हो। एक चीज का इस्तेमाल करके आपने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स डिफाइन कर दिए। बट जब से ये सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक करके ये सारी चीज ये टैग्स आए थे, सिमेंटिक टैग्स में क्या होता है, आपका एक अलग से टैग होता है नैव करके, एक अलग से टैग होता है हेडर करके, ठीक, और एक फुटर करके अलग से टैग होता है। तो ये क्या करते हैं, हम जहाँ पे एक चीज का ही इस्तेमाल करके ये सब कुछ डिफाइन कर रहे थे, और इससे क्या हो रहा था, इससे एक कंफ्यूजन बन रहा था, कोई भी चीज सिस्टमैटिक नहीं थी। तो हमने अब क्या किया, हमने स्पेसिफिकेशंस डाल दिए, जिससे हमें पता चलेगा कि अगर मैंने नैव वाला टैब ये यूज करा है, नैव यूज करा है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सब कुछ नेविगेशन बार वाला कंटेंट होगा। ठीक है, अगर मैंने हेडर का इस्तेमाल करा है तो मुझे पता है कि ये इसके अंदर मेरी वेबसाइट का हेडर पड़ा हुआ है। अगर मैंने फुटर इस्तेमाल करा है मतलब मेरी वेबसाइट का फुटर पड़ा हुआ है। तो स्टैटिक हमें क्या कर रहा था, स्टैटिक हर एक चीज को सिस्टमैटिक कर दे रहा था। कैसे कर रहा था, मुझे पता है कि मुझे ऐसे नॉर्मली पता है कि जो भी मैं स्टूडेंट का क्लास डिफाइन कर रही हूँ, वो मैं एक कॉलेज के लिए, एक स्पेसिफिक कॉलेज के लिए डिजाइन कर रही हूँ। तो स्टूडेंट के केस में जो कॉलेज वाला मेरा प्रॉपर्टी है, इंस्टेंस वेरिएबल है, वो सबके लिए सेम होने वाला है, ये चीज मुझे पता है। बट मैं इसको कोड में रिप्रेजेंट कैसे करूँ, मैं कैसे बताऊँ, मैं कैसे स्पेसिफाई करूँ, कैसे स्ट्रक्चर लाऊं कि हाँ ये जो कॉलेज है वो मेरे एक पर्टिकुलर एक कॉलेज को बिलोंग करता है, और इसमें मुझे अलग से हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉलेज वाला वेरिएबल स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, साथ ही साथ एक और बहुत मेजर चीज है कि ये मेमोरी को सेव करने में हेल्प करता है। एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो एफिशिएंटली मेमोरी को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। अब हमने देखा कि सिस्टमैटिक कर देता है, इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टमैटिक कर देने का मतलब ये है कि अब मुझे पता है कि अगर यहाँ पे कोई भी, ये मेरी स्टैक मेमोरी है और इधर मेरी हीप मेमोरी है, इधर कोई ऑब्जेक्ट है, इधर भी कोई हीप मेमोरी है, इधर भी कोई ऑब्जेक्ट है, हर जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर कॉलेज को ही पॉइंट कर रहा है। तो इससे मुझे इतना समझ आ गया कि ये जो कॉलेज है ये हर स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एक कॉलेज को बिलोंग करता है। तो इससे हमें स्टैटिक का यूज केस पता चला। अब मैं एक तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अब हम आते हैं फाइनल कीवर्ड के ऊपर। मान लो एक एम्प्लॉय है, मैंने एक क्लास बनाई जो कि बेसिकली मेरी एम्प्लॉय की क्लास है। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय की क्लास में क्या क्या चीजें हो सकती है, एक तो उसका नाम हो गया, स्ट्रिंग नेम हो गया, ठीक है, इंट एज हो गया, एक हो गया आपका इंट सैलरी या फिर डबल सैलरी। डबल क्यों, डबल क्या होता है, डबल इज बेसिकली वो डेटा टाइप जहाँ पे हम फ्लोटिंग नंबर्स ले सकते हैं। फ्लोटिंग नंबर्स मतलब कि पॉइंट वाले नंबर्स। ठीक है, तो मैंने डबल बता दिया आपको। तो डबल सैलरी, तो क्या सैलरी मेरी क्या हो सकती है, पॉइंट्स में हो सकती है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बस इतना मान लो, अभी इतना है। ठीक है, अभी हम बात करें फाइनल कीवर्ड, हम समझने की कोशिश करें कि फाइनल कीवर्ड आया कहाँ पे। अब ये एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं। अगर मैंने किसी एक एक एम्प्लॉय है जिसको मैं मतलब अगर मैं हायर कर रही हूँ किसी एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो उसकी जो सैलरी है, ठीक, उसकी जो सैलरी होगी ये तो फिक्स होगी। एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जो सैलरी है वो फिक्स है। ठीक है, एक एम्प्लॉय की कुछ ना कुछ पोजीशन भी होगी, ये भी लिख देता है, सेम पोजीशन। ठीक है, अब अगर मानो कल को क्या होता है कि मैं इस एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है इसको स्टडी करना चाहती हूँ। अब मैंने अगर मानो ये किया, इवन एम्प्लॉय था जिसको मैंने एक नया एम्प्लॉय बनाया मैंने, ठीक है,
और अब मैं क्या करती हूँ, अब ये जो एम्प्लॉय E1 है, इसके खुद के इसका खुद का कुछ नाम होगा, एज होगा, सैलरी होगा और पोजीशन होगा। E1 का सैलरी जो है, वो मान लो ये E1 जो है वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है। ये एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, ठीक है, एक जूनियर पोस्ट पर। और एक E2 एम्प्लॉय है जो कि बेसिकली इस जूनियर पोस्ट वाले का मैनेजर है। ठीक। अब जो मैनेजर है उसकी सैलरी तो ज्यादा होगी। कल को अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया, E1 is equals to E2, इसका मतलब अभी देखो क्या हो रहा है, मैंने E1 को मैंने ये नहीं किया कि E1 पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ यही वाला एम्प्लॉय हो जो कि बेसिकली जूनियर पोस्ट पे काम कर रहा है। मैंने कल, क्योंकि मैं ऐसा कर सकती हूँ, हमने अभी पिछली क्लास में देखा था जिसको हम कहते हैं शैलो कॉपी। हमने पिछली क्लास में देखा कि मान लो अगर मैंने E1 is equals to E2 कर दिया, इसका मतलब तो ये बन रहा है ना कि अब E1 जो है वो भी E2 वाले एम्प्लॉय को ही पॉइंट करेगा। तो अब जब मैं E1 की बात करूंगी, एम्प्लॉय 1 की बात करूंगी, तो उसकी सैलरी में और इसकी सैलरी में कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया। ये क्या कर रहा है, ये मुझे ये बताता है कि हम छेड़खानी कर रहे हैं किसी चीज से। मान लो अगर हम बात करते हैं पाई की वैल्यू, ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं पाई। पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 अगर हम लेके चले, इसके आगे नंबर बढ़ता जाता है, बट आइडियल हम आई की वैल्यू 3.14 लेकर के चलते हैं। कल को कोई आए और आई की वैल्यू पाई की वैल्यू 5.3 कर दे, तो क्या ये वैलिड है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? क्या किसी को ऐसा करना चाहिए? नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 ही है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ये अलाउड नहीं है। यहाँ पे आता है हमारा फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड क्या करता है, अगर मैंने किसी भी वेरिएबल के आगे फाइनल लगा दिया, तो वो इंश्योर करता है कि उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज ना हो, कोई भी उसको चेंज ना कर सके। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है इसका भी हम देखेंगे और इसके रेफरेंस में भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो, अभी तक क्या तुम्हें ये समझ आया कि फाइनल कीवर्ड बेसिकली करता क्या है? क्या अभी तक ये समझ में आया कि फाइनल कीवर्ड करता क्या है? ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि अब मैं चाहती हूँ एक क्लास, नॉर्मली क्लास बनाती हूँ मैं, ठीक है। और इसमें मैं क्या करती हूँ, पाई, कैसे हम इसका कोड लिखेंगे, क्लास, मान लो मैंने कोई रैंडम सी क्लास बना ली, क्लास रैंडम, इसके अंदर मैंने कहा फ्लोट, डबल डबल, ठीक है, डबल पाई इज इक्वल्स टू 3.14। ठीक। अब मैंने इसको कर दिया बंद। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस पाई की वैल्यू चेंज नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूँ, बट आइडियली पाई की वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड क्या करता है, फाइनल कीवर्ड इंश्योर करता है कि जिस भी वेरिएबल के आगे ये लगा हो, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज ना हो। ठीक है। तो फाइनल कीवर्ड हमें इस तरह से हेल्प करता है, वैल्यूज को परमानेंट कर देता है। अब क्या हो गया, ये जो पाई की वैल्यू है अब वो क्या बन गई, अब ये जो वेरिएबल है मेरा पाई, ये मेरा एक कांस्टेंट वेरिएबल बन गया। कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। अब ये मेरा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट मतलब कि अब हमेशा धरती आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, फाइनल लग गया, पाई की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तुम नहीं कर सकते पाई की वैल्यू चेंज, ठीक है। तो ये अब कांस्टेंट बन गया, जैसे 5 एक कांस्टेंट नंबर है, वैसे पाई एक कांस्टेंट बन गया जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3.14 है। अगर हमने इसको चेंज करने की कोशिश की तो हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। अगर हमने इसको चेंज करने की कोशिश की तो हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से। इससे पहले मैं आपको बता देती, एक कोड देखेंगे, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कन्वेंशन। क्या हो गया,
एक कन्वेंशन, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि कन्वेंशन क्या होता है? क्या कन्वेंशन कोई रूल होता है? क्या कन्वेंशन कोई रूल होता है? व्हाट इज कन्वेंशन? तुम्हें कन्वेंशन से क्या समझ में आता है? अगर दे रहे हो जवाब तो बताओ, और नहीं दे रहे हो तो भी बताओ। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। नेमिंग कन्वेंशन ऐसा कुछ? कन्वेंशन का मतलब, हाँ, नेमिंग कन्वेंशन, मैंने पूछा कन्वेंशन क्या होता है। देखो कन्वेंशन ना कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता जिसको आपको फॉलो करना ही करना है, नहीं तो खराब मतलब एरर वेरर देने लगेगा। कन्वेंशन इज बेसिकली अ गुड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग कोड। अगर हमने कहा कि मैं अगर स्पेसिफिक बात करूँ, फाइनल, अगर मैंने फाइनल लगा दिया तो ये परमानेंट है, ये एक रूल है कि फाइनल लगाने के बाद आप पाई की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने करा तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन एक गुड प्रैक्टिस होता है। हम जब नेमिंग कन्वेंशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हम किसी वेरिएबल को नेम करना चाहिए, कैसे हमें किसी मेथड को नेम करना चाहिए, कैसे किसी क्लास को नेम करना चाहिए। वैसे ही हम यहाँ पे कन्वेंशन देखेंगे कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल के आगे फाइनल लगा देते हैं, किसी भी वेरिएबल के आगे फाइनल लगा देते हैं, तो हम हमेशा उसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं। क्या? कि जब भी किसी वेरिएबल के आगे फाइनल लग जाएगा, देन वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। कैपिटल लेटर्स में लिखा जाए। ठीक है। तो एक कन्वेंशन, जैसे मैंने यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? बेसिकली आपका कन्वेंशन हो गया, हम फॉलो कर रहे हैं। पाई को हम वैसे भी पी आई करके कैपिटल लिखते हैं, बट अगर हम देखें तो कन्वेंशन होता है जिसकी वजह से उसको कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है। अब हम आते, एक काम करते हैं, इससे पहले कि हम इसको इसके आगे बढ़े, कोड करके देख लेते हैं। ठीक है। तो एक सेकंड देना मुझे। अभी तक क्या यहाँ पे समझ आया? एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो कोड करने का। प्रीतम, क्या समझ में आ रहा है? कोई ऐसी चीज आपको समझ ना आ रही हो? ठीक है, एक सेकंड। चलो देखो। स्क्रीन दिख रही है क्या? चलो, अगर हम देखें हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये पढ़ा कि अगर हमने किसी भी वेरिएबल के आगे, अगर हमने किसी भी वेरिएबल के आगे फाइनल लगा दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। फाइनल वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। मैं पहले एक क्लास बना लेती हूँ। मैंने कहा क्लास रैंडम फोर्थ। ठीक। इसके अंदर मैंने कहा कि मैं डबल पाई इज इक्वल्स टू 3.14 कर लेती हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पे डबल कर रखा है, ठीक, एक सेकंड में इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देती हूँ। चलो,
मैंने यहाँ पे डबल लिख दिया, ठीक है। अब डबल पाई इज इक्वल टू 3.14। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पाई की वैल्यू को चेंज भी कर सकती हूँ। कैसे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैंने क्या किया, इस रैंडम 4 R1 इज इक्वल टू न्यू रैंडम, ठीक है, रैंडम 4। अभी मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट बन गया क्योंकि मैंने वैल्यू तो पहले से असाइन कर रखी है। एक सेकेंड। ठीक है, देखो मैंने क्या किया। हम देखो ऐसे कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। पहले हमने एक क्लास बनाया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू पहले हमने एक क्लास बनाया, क्लास में वेरिएबल बनाया, ठीक है। मैंने यहीं पे कर दिया था। ये जब हम नॉर्मली कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करेंगे, हमने अभी तक ऐसा नहीं किया तो हम अभी भी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। ये अच्छा तरीका नहीं है। अब देखो मैंने क्या किया, एक पाई करके वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब इस पाई की कोई भी वैल्यू मैं खुद से असाइन कर सकती हूँ। मैंने कहा R1 डॉट पाई इज इक्वल्स टू 6.2। तो क्या ये सही वैल्यू है पाई की? नहीं। मैं चाहती हूँ पाई की वैल्यू सेफ हो जाए, 3.14 हो जाए। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू 6.2 दी है, यही रहेगी। मैं कल को कुछ और वैल्यू दूंगी, यही रहेगी। अब हम चाहते हैं कि पाई की वैल्यू कोई चेंज ही ना कर पाए और हम इसको यहीं पे फाइनल कर दें। यहीं पे हम चाहते हैं कि हम इसको डिक्लेयर कर दें। तो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे फाइनल, जब भी हम फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो भी वेरिएबल होता है उसको हमें उसी लाइन में हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, 3.14, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे जब इनिशियलाइज नहीं करा था, ये मुझे कुछ एरर दे रहा था। इसने बोला कि इसको तुम ऐड करो, तुम इसको कहीं ना कहीं से वैल्यू दो। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी हम फाइनल लिखते हैं, बाय कन्वेंशन अगर हम देखें तो थ्योरेटिकली ऐसा बोला जाता है कि पहले के टाइम में हमेशा ऐसा होता था कि जब भी हमने किसी भी वेरिएबल को फाइनल डिफाइन करा है तो उसी सेम लाइन के अंदर हमें उसको वैल्यू असाइन करनी पड़ती थी। बट क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा है, अगर उसके बाद उसको कोई भी एक्सेस करता है तो वो माना जाएगा कि वो उस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहा है जो कि वैलिड नहीं है, ठीक। अब के टाइम में ऐसा हो गया है कि अगर मैंने पाई इज इक्वल्स टू 3.14 ऐसे असाइन कर भी दिया, जो कि अभी मुझे नहीं करने दे रहा है ये, मतलब बेसिकली ये है कि एक बार अगर तुमने डिक्लेयर कर दिया, बाद में अगर तुमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको एक बार भी वैल्यू दे दी, जैसे हम मान लो यहाँ पे रैंडम 4 करते हैं और यहाँ पे हम डबल पाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, दिस डॉट पाई इज इक्वल्स टू पाई, ठीक। हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस पाई को वैल्यू असाइन कर दी। अब अगर मैंने यहाँ पे 3.14 दिया, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, प्रिंट करवा लेती हूँ। मैंने कहा R1 डॉट एस आउट, एस आउट R1 डॉट पाई, ठीक। अभी जो वैल्यू प्रिंट होगी, वो होगी 3.14, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैंने पाई R1 डॉट पाई इज इक्वल्स टू 45.2 करने की कोशिश करी है तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। वो कहता है कि ये जो फाइनल, अगर तुम इसको ऐसे चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें इसको फाइनल नहीं, यहाँ पे ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है। ये कहते कहेगा कि पाई तो तुम्हारा एक फाइनल कीवर्ड है, यू कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल पाई। एक बार अगर आपने देखो क्या सब बोला मैंने, ध्यान से सुनना। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल को फाइनल बनाते हैं
तो सेम लाइन में हमें उसकी वैल्यूज को असाइन कर देना चाहिए। जावा कहता है कि अगर तुमने इसको सेम लाइन में एक्सेस, पहले ऐसा होता था, अगर तुमने इसको सेम लाइन में एक्सेस वैल्यूज असाइन नहीं करी है, अगर ये कहीं और एक्सेस हो रहा है, इसका मतलब कि तुम इसके साथ छेड़खानी कर रहे हो। तुम्हें अगर इसको प्रिजर्व करना है तो तुम्हें उसको उसी टाइम पे वैल्यू असाइन करके प्रिजर्व करना पड़ेगा। बट अब थोड़ा एडवांस हो चुकी हैं चीजें। अब जावा इतना समझता है कि अगर मानो कोई वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ वेरिएबल कोई बना है, कोई खाली डब्बा सिर्फ बना है, पहली बार उस खाली डब्बे में अगर वैल्यू गई तो वो परमानेंट हो गई। तो पहली बार मैंने एक कंस्ट्रक्टर की हेल्प से पाई को वैल्यू असाइन कर दी। अब उसके बाद मैं वैल्यू असाइन नहीं कर सकती, ठीक, क्योंकि ये मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो इससे हमें दो चीजें, पहली, अब इसमें से कौन सा तरीका हमें अपनाना चाहिए? क्या हमें सेम ही लाइन में वेरिएबल वैल्यू को असाइन कर देना चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके करना चाहिए? हमें बेस्ड ऑन डिफरेंट यूज केसेस डिफरेंट तरीके से हम कभी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, और कभी हम ऐसे एक लाइन में ही फाइनल कीवर्ड को वैल्यू दे सकते हैं। बेटर यही रहेगा कि आप एक ही लाइन में दे दो। उससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा वेरिएबल जो है वो फाइनल है। अगर मान लो इसी क्लास के अंदर ये तो नहीं है, ठीक है, इसको हम यहीं पे वैल्यू दे देते हैं, फाइनल इज इक्वल्स टू 3.14, ठीक है, हमने यहीं पे वैल्यू दे दी। अब इसी रैंडम के अंदर हो सकता है कोई और भी वेरिएबल्स हो, स्ट्रिंग नेम हो गया, ठीक है, इंट, एक सेकेंड, इंट एज हो गया, ठीक। ये मेरे फाइनल कीवर्ड्स नहीं है। अब मुझे पता है कि इनको मुझे डिफाइन करना है, इनको डिफाइन करने के लिए इसको एक फाइनल कीवर्ड को मैंने उसी लाइन में डिफाइन कर दिया। बाकी जिनको सेम लाइन में मैंने नहीं डिफाइन किया है, ये मेरे फाइनल वेरिएबल्स नहीं है। तो इनको मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके इनको एज एन इनपुट ले सकती हूँ पैरामीटर में, और उसके बाद मैं इसको एक्सटर्नली भी वैल्यूज असाइन कर सकती हूँ। इससे मुझे क्या पता चलेगा, इससे मुझे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल, मैं कंफ्यूज नहीं होंगी, ठीक है। दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। तो अभी तक क्या अच्छे से आप लोग को समझ में है? यहाँ पे मैं नेम दे देती हूँ, नेम, और यहाँ पे मैं एज दे देती हूँ 90, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, मुझे पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जिस वैल्यू को मैंने असाइन किया है उसमें से एक भी वैल्यू मेरी फाइनल नहीं है। बाकी जो मेरी फाइनल वेरिएबल है वो मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिफाइन हो चुका है। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? क्या हो गया भाई, तुमने कितने शांत क्यों? ऐसे नहीं करते बेटा, ठीक है। प्रीतम, क्या आपको समझ आ रहा है? बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला कि क्या हमने देखा, हमने देखा कि, एक सेकेंड, नोट क्या है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट क्या होगा, इम्पोर्टेंट नोट ये होगा कि फाइनल वेरिएबल्स को सेम लाइन में ही इनिशियलाइज कर देना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम, ये हमारा थ्योरेटिकली है, मतलब ऐसा लोग कहते हैं, हम भी यूजुअली यही फॉलो करेंगे, ठीक है। थ्योरी, थोड़ी स्पेलिंग में गड़बड़ है ना, ठीक है, थ्योरेटिकली। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बात करी तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, फाइनल डबल पाई इज इक्वल्स टू 3.14। बाकी इसका दूसरा नोट क्या हो सकता है, दूसरा यही हो सकता है कि अगर हम चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, फाइनल
डबल पाई, और उसके बाद हम इसमें कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके इसको वैल्यू असाइन करते हैं। क्यों ऐसा, क्यों एक्सेप्टेबल हो चुका है अब? क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो जावा समझ जाता है कि अगर पहली बार वैल्यू दी जा रही है, ठीक है, अगर पहली बार वैल्यू दी जा रही है तो फिर वो परमानेंट होगा। ठीक, तो हम इसको टेक्निकली यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि हम अगर फाइनल कीवर्ड की बात करें तो एक फाइनल कीवर्ड कौन कौन फाइनल हो सकता है? एक वेरिएबल फाइनल हो सकता है, ठीक, एक क्लास भी फाइनल हो सकती है, एक मेथड भी फाइनल हो सकता है, और एक, अगर हम पैरामीटर्स की बात करें जो हम मेथड्स में देते हैं, पैरामीटर्स, ये भी फाइनल हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम वेरिएबल की बात करें तो जब भी हम किसी वेरिएबल के आगे फाइनल लगाते हैं तो वो वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है। और सेम अगर हम किसी पैरामीटर की बात करें तो अगर हम उसके आगे फाइनल लगाते हैं तो वो भी कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट मतलब उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक, अगर हम क्लास की बात करें, ये जो क्लास को फाइनल बनाना और ये सारी चीजें हैं, क्लास को फाइनल बनाने का जो तरीका है ये हम देखेंगे इनहेरिटेंस में, कि अगर हमने क्लास के आगे फाइनल लिख दिया, इनहेरिटेंस, जब भी हम किसी क्लास के आगे फाइनल लगा देते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है ये हम इनहेरिटेंस में देखेंगे। ठीक है, और अगर हम किसी मेथड के आगे फाइनल लगा देते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है ये हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, ठीक, तो अभी हमको सिर्फ इतना देखना है, इतना समझना है कि अगर हमें बस फाइनल कीवर्ड का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। यूज केस क्या था हमने ये देख लिया। ठीक, अभी हम ये देखेंगे कि वेरिएबल और पैरामीटर का एग्जांपल देखेंगे। क्लास, जब हम 4 पिलर्स पढ़ेंगे, हमारे 4 पिलर्स क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के? 4 पिलर्स ऑफ उप्स क्या होते हैं? एक होता है आपका इनकैप्सुलेशन, एक होता है आपका इनहेरिटेंस, एक होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, और एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसको ज्यादा परेशान नहीं होना है इस बारे में, मैं अच्छे से समझाऊंगी कि पहली बात तो पिलर्स क्या होते हैं। अगर ये पिलर्स है, अगर इस पे पूरी नींव खड़ी हुई है तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अगर यही सब कुछ है ऊप्स के बारे में तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हम सब कुछ अच्छे से देखेंगे डिटेल में, एकदम डिटेल में। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन हमें एकदम अच्छे से समझना चाहिए। अब मेरा भरोसा रखो, इतने आराम से तुम्हें समझ जाएगा, और इतने प्यारे टॉपिक्स है, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं कि मजा आ जाएगा तुमको एकदम। ठीक, तो अभी हमें ये देखना है कि अगर हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट, वेरिएबल के आगे हमने कोई फाइनल कीवर्ड इस्तेमाल करा तो वो कांस्टेंट बन जाता है। इसका एग्जांपल हमने देख लिया है कि अगर हम किसी वेरिएबल के आगे कांस्टेंट फाइनल लगाते हैं तो वो कैसे कांस्टेंट बन जाता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें किसी भी पैरामीटर को, जैसे अगर हम बात, कोई मेथड हो गया उसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर लिया है तो उस पैरामीटर को भी चेंज नहीं की, अगर उस पैरामीटर में मानो मैंने एक एग्जांपल दिया था तुम्हें, जहां पे मैंने कहा था कि अगर कोई एम्प्लॉय है E1, ठीक, ये E1 जो है वो एक जूनियर एम्प्लॉय है। अब मैं जो भी स्टडी करना चाहती हूँ वो मैं E1 के डेटा पे करना चाहती हूँ, E1 के डेटा पे करना चाहती हूँ। ठीक है, बाय चांस मैंने एक मेथड बनाया, ये हम समझ रहे हैं। ठीक, मैंने एक ऐसा मेथड बनाया जिसके अंदर मैं एक एम्प्लॉय को एक्सेप्ट करती हूँ, उस एम्प्लॉय के डेटा पे मैं स्टडी करती हूँ। ठीक है, उस एम्प्लॉय के डेटा पे मैं स्टडी करती हूँ। अगर हमने इसको
ऐसा किया कि मान लो मैंने इधर, एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, मैंने एक एम्प्लॉय बनाया E1। ठीक है, एम्प्लॉय E1 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक, ध्यान से समझना। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस एम्प्लॉय E1 का जो डेटा है, E1 की जो सैलरी है, उसको कैलकुलेट करूँ। ठीक, कैलकुलेट करूँ। बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं सैलरी को कैलकुलेट करने के, हो सकता है कुछ कुछ उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसने कितना इनपुट किया, उसकी वर्किंग डेज कितने थे। ठीक, तो इवन के डिटेल से हमें पता चलेगा कि उसकी सैलरी कितनी होगी। हम उसकी सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने एक मेथड बनाया, वॉइड कैलकुलेट सैलरी, और इसके अंदर मैं एम्प्लॉय क्लास का एक एम्प्लॉय एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक, अब इस एम्प्लॉय के इस एम्प्लॉय, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये जो एम्प्लॉय है, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर इसका सारा डेटा स्टोर्ड है। डेटा में हो सकता है कि इसका वर्किंग आवर कितना था, उसके बेसिस पे हमारी सैलरी डिसाइड होती है। वो कितने उसने कितने प्रोजेक्ट्स में उसका कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, उस हिसाब से भी सैलरी आती है, जाती है, कटती है। ठीक है, उसने कितने वीकेंड्स, कितने उसने हॉलीडे लिए हैं। ठीक है, कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे सैलरी को हम कैलकुलेट करते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस मेथड के अंदर मैंने कुछ कुछ यहाँ पे मेथड फंक्शंस बनाए। इधर भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि ई इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। ये क्या हो गया, उप्स, मैंने यहाँ पे तो एक नया, अब मैंने क्या किया, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने अभी इस एम्प्लॉय, ये इवन जो है, ये इवन अभी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था। अगर मैंने इस इवन, ये जो डब्बा है, इसके अंदर इसका रेफरेंस आईडी ई एफ स्टोर्ड है, हैश ई एफ स्टोर्ड है। अगर मैंने इवन का ही इस्तेमाल करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो अब इस इवन के पास इसका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ना स्टोर हो गया, इस नए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। तो इधर क्या हो रहा है, इधर मैंने छेड़खानी करी, यहाँ पे मैंने वॉयलेट करा, वॉयलेट, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स के साथ छेड़खानी कर दी। मैंने एक एम्प्लॉय की जो डिटेल्स थी उसको कुछ नया ही, कोई चाहे कोई भी आए वो एम्प्लॉय की डिटेल्स को चेंज कर सकता है। मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ उस सैलरी को कैलकुलेट करना है ना। यहाँ पे अगर कोई जा करके सैलरी एम्प्लॉय को ही चेंज कर दे, एम्प्लॉय का डिटेल ही चेंज कर दे, तो वो क्या कर रहा है, ये वॉयलेट कर रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स के साथ छेड़खानी हो रही है। वो ऑब्जेक्ट जो वो एक पहले ऑब्जेक्ट है जिसको इवन पॉइंट कर रहा था, वो अब गायब हो गया, उसको पॉइंट ही नहीं कर रहा है कोई भी। तो इससे क्या होगा, इस चीज को रोकने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे जो भी मैं इवन एम्प्लॉय ले रही हूँ, यहीं पे मैं उसको फाइनल बना दूँ। अगर मैंने मेथड के अंदर जो मैंने पैरामीटर दिया है, ये पैरामीटर मेरा फाइनल है। अगर मैं बात कर रही हूँ ई की, हमें पता है कि इस ई का अपना खुद का एक डब्बा होगा। अब ये जो ई है, इस डब्बे के अंदर E1 का जो रेफरेंस, E1 किसको स्टोर कर रखा है, E1 स्टोर कर रखा है किसी रेफरेंस वेरिएबल को EF। ठीक है, E1 किसी रेफरेंस आईडी हैश EF को स्टोर कर रखा है। तो अगर मैंने E1 को पास करा इस फंक्शन में, तो E के अंदर हैश EF आ जाएगा। अब इस E1 E की जो वैल्यू है वो हैश EF ही रहेगी, इसको कोई भी ऐसे चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे फाइनल लगा दिया। ठीक, अब फाइनल ई है, इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है वो उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, वो उसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेगा। इससे क्या होगा, मेरी जो एम्प्लॉय की डिटेल्स है वो वॉयलेट नहीं होंगी, मेरा जो कैलकुलेशन है सैलरी का वो एफिशिएंट रहेगा, और चीजें एकदम स्टेबल रहेंगी। तो इधर से हमें ये पता चला कि कैसे, क्या पर्पस था किसी भी मेथड के अंदर, हम क्या किसी पैरामीटर को फाइनल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर हमने फाइनल करा, उसका पर्पस क्या था, वो कैसे सर्व कर रहा है। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? ठीक है, समझ में आया।
हाय हाय। ठीक है, प्रीतम क्या बात है, प्रीतम का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? प्रीतम कहाँ गए तुम? मेरे हिसाब से सर है ही नहीं। स्टाफ है। ठीक है, अभी मुझे कुछ कुछ चीजें इसमें और एक्सप्लोर करनी है डिस्कॉर्ड में, अगर हो सकेगा तो मैं देखूंगी कि क्या हम इसमें पोल्स क्रिएट कर सकते हैं, तो हम क्लास को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, जहाँ हम पोल्स वगैरह करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा नया नया है, चीजें अभी एक्सप्लोर करूंगी थोड़ा। ठीक है। हाँ, बीच बीच में क्विज़ेस के साथ पोल। कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगी, पहले मैं आज ही कहीं लिख लेती हूँ, एक सेकंड देना मुझे। दीदी, वो जरा मेरी डायरी देना और पेन दे देना एक। थैंक यू। मैं भूलती बहुत तेज हूँ यार। हम्म, मैंने ये चीज लिख ली। मुझे कल की क्लास में मुझे क्वेश्चंस रेडी करके आने हैं। क्वेश्चंस थोड़े क्विज़ेस टाइप के। ठीक है, तो कल हम ऐसा करेंगे, अब बस मैं इसको बोलूँ ना, मुझे आज लेक्चर भी अपलोड करना है। बस मेरा लैपटॉप गवाही दे। ठीक है। हाँ यार, डायरी में लिखना पड़ता है, पता है ऐसे मुझे याद नहीं रहता। मैंने कई चीज लिखती है ना, तब मुझे वो याद रहेगा। खोल खोल करके देख ही लूंगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और। लिख लो, पहले जो तुम लिख रहे हो पहले वो लिख लो। मेरे पास बहुत सारी डायरियां रखी हुई है, हर चीज में वही लिखती हुई, हर डायरी एक चीज बोलती है, तो मैं सिस्टमेटिक एक डायरी को मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। रखी बहुत सारी है, बट सब में कुछ कुछ हौच पौच ही मचा हुआ है, जो मन आता है उसको उठा कर लिख देती हूँ मैं। चलो, अब इतना हमने समझ लिया फाइनल कीवर्ड क्या होता है। इतना ही था फाइनल कीवर्ड के बारे में, पता है तुम्हें? फाइनल कीवर्ड बेसिकली अगर हम किसी वेरिएबल के आगे इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें वो कांस्टेंट बनाते था उसको, और वो इसमें कुछ टिपिकल था ही नहीं ना, तुम्हें समझ आ गया कि अगर तुमने फाइनल इस्तेमाल करा है तो वो कांस्टेंट बन गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी बात आती है क्लासेस की और मेथड्स की, वो हम जब आगे पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे और इनहेरिटेंस वगैरह सब पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे कि कैसे, उसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ठीक है। अब दो क्वेश्चन थे यहाँ पे, दो सवाल। ठीक, एक तो रुको मेरे दिमाग में अभी आ रहा था। अरे यार, छूट गया लगता है, लिख लेना चाहिए था। चलो याद आएगा तब करूंगी। अब दो चीजें जिन्हें हम और देख लेते हैं, इसका इसका जवाब हमें पता है, बट हम वापस से एक बार देख लेते हैं।
पहला कि वाई, मुझे इसका जवाब तुम लोग दोगे, वाई मेन मेथड इज स्टैटिक इन जावा। और दूसरा सवाल ये है कि हाँ, व्हाट इज स्ट्रिंग आर्ग्स, ताकि जेवीएम उसे ऑब्जेक्ट बनाए बिना डायरेक्टली कॉल कर सके। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही मेन फंक्शन को कॉल कर लो। अगर हमने मेन फंक्शन को स्टैटिक रखा नहीं लगाया तो स्टैटिक, अगर नहीं, ये याद करो पहले की क्लास में मैंने बताया था कि अगर कहीं पे भी स्टैटिक लगा हुआ है तो एक चीज और हो गई कि हम उस, अगर क्लास कोई स्टैटिक है, ठीक है, अगर जैसे मेन फंक्शन है, ठीक, वो जिस, उसको हमने स्टैटिक इस वजह से बनाया ताकि हमें जिस क्लास में वो है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके हमें उसको एक्सेस ना करना पड़े, क्योंकि अगर ये स्टैटिक नहीं होगा तो ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाएगी। कमांड लाइन आर्गुमेंट, वेरी गुड। स्टैटिक कीवर्ड क्लासेस, नो कीवर्ड क्लासेस, नो नीड टू नीड ऑफ ऑब्जेक्ट मेकिंग एंड मेन ऑब्जेक्ट मेथड वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जेवीएम। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लोगों ने मुझे बहुत ही प्राउड फील करवा दिया, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी भी वेरिएबल के आगे या मेथड के आगे स्टैटिक लगा देते हैं तो वो एक क्लास की प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक। अगर हमने इसको स्टैटिक नहीं बनाया होता तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती, अगर स्टैटिक नहीं होता तो वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती। और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तो तब बनती ना जब हमारे पास ऑब्जेक्ट एक्चुअली में होता। तो हमें क्या करना होता कि जिस भी क्लास के अंदर मेरा मेन फंक्शन होता है, पहले मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। ठीक, मानो अगर मेरा डेमो 3 करके कोई क्लास था, इसके अंदर मैंने पब्लिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्ग्स यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं इस फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहती हूँ, जेवीएम अगर इस फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहता है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें डेमो 3 D1 इज इक्वल्स टू न्यू डेमो 3 करके एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें D1 डॉट मेन करके इसको एक्सेस करना पड़ेगा। बट ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि एक फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के अंदर एक ही मेन फंक्शन हो सकता है। ठीक, अगर हमने ऐसे D1 करके ऑब्जेक्ट बनाया तो ऐसे ही हम डेमो 3 के अंदर D2 बनाएंगे, उसका भी एक मेन फंक्शन होगा। ऐसे ही हमने क्या किया, D3 करके कुछ, उसका भी एक मेन फंक्शन होगा। तो हम नहीं चाहते एक क्लास में सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होना चाहिए, तो हमने क्या किया, इस मेन फंक्शन को एक क्लास की प्रॉपर्टी बना दी और हमने उसको स्टैटिक बना दिया। इससे क्या हो रहा है, अब हमें इस क्लास की, ये जो डेमो 3 है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है। जावा को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की दिक्कत नहीं होगी। जावा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगर उसको मेन फंक्शन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमेशा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। तो पहले जावा उस मेन फंक्शन को कॉल लगाता है। अगर हम डेमो 3 वाली फाइल का कोड रन करवाना चाहते हैं तो जावा सिंपली क्या करेगा, डेमो 3 डॉट मेन, उसने ऐसे कॉल लगाई और उसको ये, उसका जो कोड है, ये कोड जो भी इस मेन फंक्शन के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जो भी कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो अगर एक चीज और हमने पढ़ी थी कि जो स्टैक मेमोरी हो, जो हमारे मेथड्स होते हैं वो बेसिकली टेम्पररली हमारे स्टैक मेमोरी के अंदर आते हैं। तो कौन सा, विच मेथड इज फर्स्ट मेंबर ऑफ स्टैक मेमोरी, फर्स्ट विजिटर ऑफ, क्योंकि मेथड आते हैं और चले जाते हैं, विजिटर ऑफ स्टैक मेमोरी। कौन सा मेथड हमारा पहला विजिटर होता है स्टैक मेमोरी का? मेन फंक्शन।
जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो होता है हमारा पहला विजिटर स्टैक मेमोरी का, क्योंकि सबसे पहले जावा ने उस मेन फंक्शन को कॉल लगाई, वो फंक्शन स्टैक मेमोरी के अंदर आया। अब मान लो अगर इस मेन फंक्शन के अंदर ही कुछ ऐसे भी मेथड्स होते, जो मानो ऐड करके कोई मेथड होता, तो पहले स्टैक मेमोरी के अंदर मेन फंक्शन आता है, मेन के बाद ऐड आया, अपना काम करा, वापस मेन में आ गया, खत्म हो गया। ठीक। तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो हम समझ गए। ठीक। अब आता है एक दूसरा कि व्हाट इज स्ट्रिंग आर्ग्स, हम ये भी पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग आर्ग्स इज बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कौन मुझे बताना चाहेगा कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बेसिकली होता क्या है, इससे मतलब क्या होता है मेरा? कौन बताना चाहेगा कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि जब तुम कोड रन कर रहे हो उसी टाइम पर तुम इनपुट दे सकते हो। तो अगर मान लो कि मैं कुछ बताना चाहती थी तुम लोग को, जब हम जावा प्रोग्राम को टर्मिनल से रन करते हैं टाइम कुछ वैल्यू देते हैं, उन वैल्यूज को कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली मैं इसी का कोड आप लोग को दिखाना चाहती थी, बट कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। बट एकदम सही बताया, जब भी हम टर्मिनल के थ्रू जावा के प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं, उस टाइम पर जो हम वैल्यू देते हैं टर्मिनल के अंदर, प्रोग्राम रन होते टाइम जो वैल्यूज देते हैं उसको हम कमांड लाइन, उस आर्ग्यूमेंट को हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब अगर मैं स्ट्रिंग आर्ग्स की बात करूं, ये बेसिकली क्या है? पहली बात तो ये कि दिस इज बेसिकली एन एरे। आर्ग्स क्या है? आर्ग्स एक एरे है। ठीक। हम जब भी एरे की बात करते हैं तो एरे को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे हमारा डेटा टाइप होगा, फिर ये वन डायमेंशनल एरे होता है, वन डी एरे। ठीक है। और यहाँ पे हम इसका नाम लिखते हैं, तो इधर आर्ग जो है वो हमारे इस एरे का नाम है। अब अगर हर एक एरे का कुछ ना कुछ लेंथ होता है। अगर हम बात करें आर्क्स के लेंथ की, तो आर्क्स की जो लेंथ होती है वो 0 होती है। ठीक। जब हम रन होते टाइम पे इसको वैल्यू असाइन करते हैं, तब जाकर के इसके अंदर, इस एरे के अंदर बेसिकली कोई वैल्यू आती है। बट अभी ये जो एरे है वो सिर्फ डिफाइन हो रखा है, इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई है। ठीक। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूं, मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई और यहाँ पे मैंने S1 कर दिया, तो क्या अभी इसके अंदर कोई वैल्यू है? क्या ये जो मेरा रेफरेंस वेरिएबल है, ये रेफरेंस वेरिएबल एस किसी, ये तो डब्बा खाली है अभी। तो ऐसे ही ये डब्बा, अभी जो आग वाला डब्बा होता है वो अभी डब्बा खाली होता है। जब हम टर्मिनल पे कोई भी जावा का कोड रन करवाते हैं और हम उसमें कोई इनपुट देते हैं, कमांड्स देते हैं, तो वो जाकर के इसके अंदर स्टोर होती है। ठीक है। Yes, the video got stuck. क्या अभी ठीक है? अभी ठीक है? ठीक है। चलो, अब ये हो गया। अब बस एक छोटी सी चीज और हमने जो नहीं देखी। देखो आयुष आ गया। आयुष इज अ स्पीकर नाउ। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, माइक खुला था तुम्हारा, बट तुम्हारी आवाज नहीं आई थी। बस एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और बचा रह गया, वो कंप्लीट करके फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है। चलो, हमने ये देख लिया कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। हमने ये भी देख लिया कि एक फाइनल वेरिएबल क्या होता है। क्या हम कोई ऐसा वेरिएबल बनाए, एक ऐसा वेरिएबल जो कि स्टैटिक भी हो प्लस फाइनल भी हो?
मतलब कि कॉलेज जो था वो एक प्रॉपर्टी थी, वो एक क्लास लेवल प्रॉपर्टी थी। बट अगर देखा जाए तो अभी के पहले के कोड में अगर हम देखें तो उस कॉलेज को कोई भी एक्सेस करके एडिट कर सकता था। हम इसी कॉलेज को स्टैटिक के साथ साथ फाइनल भी बना देते हैं। और हमें पता है कि जब भी हम किसी भी स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं तो हम उसको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, एक स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, हमने एक स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू हम क्या करेंगे, कॉलेज को वेरिएबल असाइन कर देंगे। तो अब कैसे इसका कोड लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग नेम इंट एज, और ये जो कॉलेज है, रुको, स्ट्रिंग कॉलेज, इस स्ट्रिंग कॉलेज को हमने क्या किया, स्टैटिक भी बना दिया और फाइनल भी बना दिया। इसके आगे हमने लिख दिया स्टैटिक कीवर्ड और इसके आगे हमने लिख दिया फाइनल की। तो अब क्या हो गया, दिस इज अ क्लास, ये अब एक क्लास की प्रॉपर्टी तो बन गई है, साथ ही साथ ये फाइनल यानी कि अब ये कांस्टेंट भी हो गया है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक बना करके कॉलेज इज इक्वल्स टू GLA यू, हमने ये कर दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया, मेरी जो क्लास है, अब ये जो मेरा स्टैटिक ब्लॉक है, ये जो मेरा स्टैटिक वेरिएबल है स्ट्रिंग, ये कॉलेज जो है वो अब कोई चेंज भी नहीं कर सकता है। ठीक, ठीक है। हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो आपके साइड पे, इस वजह से हो रहा हो, क्योंकि सबको आ रही है क्या, सबको सबके लिए वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, अभी आ रही है। ठीक, तो हमने अब पूरा स्टैटिक फाइनल कीवर्ड कंप्लीट कर दिया है अच्छे से। अ- हर एक इंटरनल वर्किंग समझिए उसकी, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, फाइनल वेरिएबल क्या, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, फाइनल कीवर्ड क्या होता है, क्या उसकी जरूरत पड़ती है, कैसे हम एक वेरिएबल को स्टैटिक भी बना सकते हैं और फाइनल भी बना सकते हैं। एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा कोड भी करके देख लेते हैं जहां पे हम इस कॉलेज वेरिएबल को स्टैटिक और फाइनल दोनों बनाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड दो मुझे। एक हमने एक क्लास बनाई थी, एनिमल ये नहीं था, और डेमो टू करके स्टैटिक वेरिएबल, ये वाला देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया था, इसमें हमने जो ये जो मेरा कोड था पहले वाला जिसमें हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी, ठीक है, एक हमने स्टूडेंट क्लास बनाई थी जिसके अंदर हमने इस कॉलेज को स्टैटिक बनाया हुआ था। ठीक है, और इसको हमने वैल्यू असाइन करी थी थ्रू अ स्टैटिक ब्लॉक। बट अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि मैं इसको चेंज कर दूँ, तो मैं क्या करूंगी, डेमो स्टूडेंट डॉट कॉलेज इज इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पे आई आई टी जी कर दिया। ठीक है, अब जब मैं एस आउट करूंगी इसको, डेमो स्टूडेंट डॉट कॉलेज को, तो अब मेरा XYZ प्रिंट ना होकर के IIT जी प्रिंट होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि कॉलेज हम चेंज कर दिए, स्टूडेंट्स जो एक एक्चुअल, देखो अब यहाँ पे IIT जी प्रिंट हो रहा है, तो मैं ये नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरा कॉलेज एक बार मैंने अगर असाइन कर दिया तो इसकी वैल्यू सेम ही रहे। तो अब मैं क्या करूँ, इसी स्टैटिक के साथ साथ मैं इसको फाइनल भी बना दूं। अब अगर मैंने फाइनल बना दिया तो इधर जो मैं चेंजेस कर रही हूँ वो चेंज मैं अब नहीं कर सकती। ठीक,
एक बार मैंने वैल्यू असाइन कर दिया तो कर दिया। अब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू जो है मेरे कॉलेज की वो एक्स वाई जेड ही होगी। अब उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो कल। अब मैं जा रही हूँ, ओवरराइड नहीं कर सकते। नहीं, आपने अब उसको फाइनल बना दिया है, अब आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो पूरा बेसिक था, कोई भी इसमें हैवी कॉन्सेप्ट नहीं था। फाइनल कीवर्ड क्या होता है, कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हमने ये देखा। मेथड, अगर हम किसी वेरिएबल को फाइनल बनाते हैं या हम किसी पैरामीटर को फाइनल बनाते हैं तो वो कांस्टेंट बन जाता है। हमने दोनों के यूज केस भी देखे। ठीक, अब हम एंड करें क्लास को। कल की क्लास पे हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन। और हम ये समझेंगे, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जब भी मैं बार बार कह रही हूँ फोर पिलर्स और ऑफ ऊप्स, पिलर्स क्या होते हैं जिसके ऊपर सारी चीजें खड़ी होती हैं। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना कहीं ये सब चीजें इन्हीं के बेस पे बनी हुई है। ये जो हमने अभी अभी हम ये जो चार चीजें अलग से टर्म पढ़ेंगे, इनको हमने ऑलमोस्ट देख रखा है। इनकैप्सुलेशन पहले से इम्प्लीमेंटेड है, बस कुछ कुछ चीजें हैं जिनको हमें और मॉडिफाई करके पढ़नी होती हैं इन चीजों में। तो बेसिक कोर जो है इन पिलर्स का वो हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, वो हम कल की क्लास में देखेंगे इनकैप्सुलेशन में। ठीक है, और अब से जो क्लासेस होंगी, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और अब्स्ट्रैक्शन, इनके नोट्स आपके पास प्रॉपरली होने चाहिए। जो मैं पढ़ाऊंगी उसके साथ चिपक के रहो। एक खुद से भी एक्सप्लोर करो, जो तुम जितना कर सकते हो उसके बारे में उतनी अच्छे से ज्ञान लो। क्योंकि ओप्स की जब बात आती है तो सबसे पहले इन्हीं चार चीजों के बारे में पूछा जाता है। इसके पहले जितनी चीजें पढ़ी ना वो साइड एक्टर्स थे। जो मेन हीरो है, जो मेन लीडिंग हीरो है, वो ये चार है। तो अगर आपको इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन अच्छे से समझ आ गया, आप वाइवा हो गया या इंटरव्यूज हो गया, अगर वो आपसे ऊप्स पूछते हैं तो वो ये चार चीजें ही पूछते हैं मेजरली। ठीक है, चल। अब कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगी क्विज लेकर के आने की। बाकी, सॉरी, बाकी मैं जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो मैं अपलोड कर दूंगी। पहली बात तो तुम खुद से नोट्स बनाओगे। तुमने खुद से अगर जब नोट्स बना लिए हैं और फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं, कुछ कुछ चीजें मुझे और समझने की जरूरत है, तो तुम अदर रिसोर्सेज पे जाओगे। ठीक, पहले खुद से जो तुमने पढ़ा है वो तुम देख लो कि तुम्हें आता है या नहीं आता। मैं रिकॉर्डिंग बंद। बाय बाय।